बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पिकूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने लिथियम के पिकूलियर बिहेवियर को स्टडी किया था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि पिकूलियर बिहेवियर क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है और पिकूलियर बिहेवियर प्रेजेंट करने की रीजन क्या होती है। और मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी एलिमेंट का पिकूलियर बिहेवियर हो, रीजन हमेशा उसकी एक ही होगी और वो होगी उसका स्मॉल साइज, उसकी हाई चार्ज डेंसिटी और उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेरिलियम के पिकूलियर बिहेवियर की भी यही रीजन है कि उसका साइज अपने बाकी ग्रुप मेंबर से छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे ज्यादा होती है और उसकी चार्ज डेंसिटी भी उनसे ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां पर बेरिलियम shows different behavior with its group members। पहला है बेरिलियम is almost as hard as iron and can scratch glass। यानी बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बाकी ग्रुप 2 एलिमेंट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बेरिलियम उनके निस्बत हार्ड होती है और इतनी हार्ड होती है कि ये ग्लास पर स्क्रैचेस डाल सकती है। यहां इन्होंने कहा इट इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन। इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है। जब हम आयरन की बात करते हैं तो पॉसिबली आपके माइंड में होगा वेरी वेरी हार्ड। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। प्योरेस्ट आयरन रॉट आयरन कहलाता है और वो भी सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसे हाथ से मोड़ सकते हैं, उस पर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इट कैन बी कट विद नाइफ, उसको चाकू से काटा जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, जिसे हम रॉट आयरन कहते हैं। तो वो बेशक प्योर होता है लेकिन इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता जितना ज्यादा हार्ड हम अपने इर्द गिर्द बनी हुई लोहे की चीजें देखते हैं, बिकॉज इनमें निकल, क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह डालकर इसकी स्ट्रेंथ और इसकी टफनेस बढ़ाई जाती है। तो जो बेरिलियम है वो प्योर आयरन जितनी हार्ड होती है और इससे हम शीशे को तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, लेकिन बहरहाल शीशे पे स्क्रैचेस डाल सकते हैं। तो ये उनके कहने का मतलब था कि प्योर आयरन जितनी हार्ड होती है, नॉट दैट फॉर्म ऑफ आयरन विच वी सी अराउंड आवर सेल्स। तो ये थोड़ा सा आपने अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। इसके बाद बाकी एलिमेंट्स के निस्बत इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हमने लिथियम के बारे में पढ़ा, लिथियम में भी यही कैरेक्टरिस्टिक है कि लिथियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत ज्यादा हाई होता है। बेरिलियम में भी ऐसा ही है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत ज्यादा हाई होता है। It is resistant towards complete oxidation even by acids due to beryllium oxide coating। अगर हम इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दें, इवन अगर इसके ऊपर एसिड भी गिर जाए तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। एक्चुअली इसकी रीजन ये होती है, सपोज करें ये हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड की एक शीट है, अगर इसके ऊपर एसिड गिरा दिया जाए तो क्या होगा, इसके चारों तरफ में टॉप सरफेस पर बेरिलियम ऑक्साइड की वेरी थिन कोटिंग जम जाएगी। एक बहुत बारीक लेयर बेरिलियम ऑक्साइड की इसके चारों तरफ में जम जाएगी। वो लेयर टफ होती है, हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, एंड दिस लेयर सेव्स द इनर ऑफ द बेरिलियम मेटल टू बी अटैक्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो इतनी ज्यादा टफ, हार्ड और कॉम्पैक्ट होती है कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के असरात को अंदर तक जाने से रोक देती है। इसी वजह से बेरिलियम को ना तो आसानी से जंग लगता है, आसानी से उसकी रस्टिंग नहीं होती, और ना ही उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है उसके ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की एक हार्ड, टफ और कॉम्पैक्ट लेयर जम जाती है। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बताया था। ये प्रॉपर्टी बेरिलियम की एग्जैक्टली डायगोनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि ये टफ कोटिंग एक्चुअली एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक है। एल्यूमिनियम में भी ऐसे ही होता है, हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे। एल्यूमिनियम की भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होती। उसकी रीजन भी यही है कि उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक हार्ड, कॉम्पैक्ट और टफ कोटिंग जम जाती है। इसके बाद एक और अहम बात, it is not as powerful reducing agent as its other group members। जो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं
वो असूली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बहरहाल है कि वो वाटर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, या उसमें से यूं समझ लें कि हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। यूं समझ लें कि अगर हम मैग्नीशियम वगैरह या कैल्शियम वगैरह का बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करवाएं तो वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देते हैं। लेकिन बेरिलियम ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही ये बेरिलियम उसके ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाकर ऑक्साइड बनाती है, फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है ऊपर वाले पॉइंट की वजह से, क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। तो ये भी एक डिफरेंस है इनके दरमियान। और एक अहम बात, ओनली बेरिलियम कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कलीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से सिर्फ बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्कली से रिएक्शन करता है और साल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेरिलियम का रिएक्शन करवाते हैं हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो ये बनाएगा Na2BO2 सोडियम बेरिलेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसा रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। तो ये थे वो पॉइंट्स जिनमें बेरिलियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। सीमेद अली से पिछले लेक्चर वाला क्वेश्चन पेकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, वो भी ऐसा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। चूंकि हम एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, लिहाजा हम बारी बारी हर एक चीज को स्टडी करेंगे। पहले हमने ग्रुप 1A का पेकुलियर बिहेवियर स्टडी किया, फिर हमने ग्रुप 2A का पेकुलियर बिहेवियर स्टडी किया। अब हम ग्रुप 1A मींस अल्कली मेटल की जनरल बिहेवियर को स्टडी करेंगे एंड सिमिलरली हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के जनरल बिहेवियर को भी जरूर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं कि इनकी जनरल रिएक्शंस कैसे होते हैं। पहली बात, alkali metals are very highly reactive due to one valence electron and very low ionization energy। पिछले लेक्चर में भी यही बात हुई थी कि अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड ड्यू टू वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी वो उसे बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव भी होते हैं। तो वही बात यहां पर है, दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि बहुत आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर देते हैं। दे हैव वेरी हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पॉइंट टू बी नोटेड, इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, जो ये शो करती है कि इनकी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 है। दे हैव ओनली 1 वैलेंसी, दे हैव ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे हैव लोअर लैटिस एनर्जी बिकॉज ऑफ लो चार्ज डेंसिटी ऑफ देयर कैटाइन। इनका जो कैटाइन होता है उसके ऊपर चार्ज की अमाउंट 1 होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनका कैटाइन है लो चार्ज डेंसिटी। जब किसी कैटाइन की चार्ज डेंसिटी लो होगी तो उसकी लैटिस एनर्जी लो होगी। लैटिस एनर्जी लो होने से उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लो लैटिस एनर्जी मींस हायर वाटर सॉल्युबिलिटी। तो जो इनके साल्ट होते हैं ग्रुप 1A मेटल्स के, वो बहुत आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। दे कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर इन द वेरी लार्ज अमाउंट। तो लिखा भी हुआ है सो इजीली वाटर सॉल्युबल। तो अहम बात क्या है कि जो इनके कंपाउंड्स हैं सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं वो वहां बहुत आसानी के साथ वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। एक और पॉइंट, दे फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जैसे ही ये ओपन एयर में आते हैं, जैसे ही ये इर्द गिर्द हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, उससे टच होते हैं, फौरन रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। दे डू नॉट नीड एनी हायर टेम्परेचर, एनी अदर स्पेशल कंडीशन। बस इनको ओपन एयर में आने की देर है कि ये हवा के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स को बहुत ही ज्यादा कस्टडी में रखा जाता है, बहुत एहतियात से रखा जाता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम को कैरोसिन ऑयल में, मट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है ताकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से टच ना हो सके।
इसको बेंजीन में या किसी और ऐसे इनर्ट सॉल्वेंट में भी रखा जा सकता है। जबकि पोटाशियम, रुबिडियम, सीज़े वगैरह चूंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, लिहाजा उनको सिर्फ केरोसिन ऑयल में रखना काफी नहीं है, बल्कि खास तौर पे एहतियात की जाती है कि उनको किसी एयर टाइट कंटेनर में, वैक्यूम में रखा जाए ताकि वो किसी भी तरह से ऑक्सीजन से टच ना हो सके, क्योंकि वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, जैसे सीजियम है इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि अगर वो ऑक्सीजन से टच हो गई, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से टच हो गई, एयर से टच हो गई, तो फौरन धमाके से फटेगी। मींस इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि उसका ऑक्साइड बनना वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक एक्सप्लोजन हो जाता है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उनको तो बहुत ही ज्यादा केयर में रखा जाता है। तो सीजियम एक्सप्लोड्स अपॉन कांटेक्ट विद एयर ऑक्सीजन, अगर हवा से या ऑक्सीजन से टच करेगी तो एक्सप्लोड हो जाती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनको तो रखने में बहुत ज्यादा केयर की जाती है। जबकि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इनको एक एयर टाइट कंटेनर में केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। चैप्टर 1 में कई बार ये बात हो चुकी है कि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और उसकी पहचान ये है कि जब उन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कली। और हम ये बात जानते हैं अल्कली मींस ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सके। हायर मेंबर फॉर्म पेरोक्साइड्स आर सुपरऑक्साइड्स ऑन बर्निंग। अगर हम जस्ट वैसे एयर में रख दें तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी, सोडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी। पिछले लेक्चर में मैं वजाहत कर चुका हूं कि नॉर्मल ऑक्साइड वो होते हैं जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, पेरोक्साइड वो होते हैं जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड वो होते हैं जहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। लेकिन अगर हम बर्न करेंगे इनको, बर्निंग पर लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाएगी मगर सोडियम पेरोक्साइड बनाती है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जांपल Na+O2 अगर हम इसे बर्न करें तो Na2O2 बनेगा और इसकी पहचान ये है कि ये येलो कलर का सॉलिड होता है। अगर हम पोटेशियम को बर्न करें तो ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगी। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूजेस हैं, वो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। सीजियम के बारे में बता चुका हूं कि वेरी हाईली रिएक्टिव है, अगर ये हवा से या वाटर से टच कर गई तो एक्सप्लोजन को प्रोड्यूस करती है। देयर रिएक्शंस इन अल्कली मेटल्स की रिएक्शंस विद द वाटर गोज विगरस गोइंग डाउन द ग्रुप। लिथियम वेरी स्लो रिएक्शन करती है वाटर से, सोडियम जरा फास्ट रिएक्शन करती है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोडियम का रिएक्शन ऐसा होता है कि वो वाटर में आग लगा देती है। पहले भी कई बार बताया कि सोडियम जैसे ही वाटर में डाली जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से उस हाइड्रोजन को आग लग जाती है। लेकिन पोटेशियम तो इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम उसे आइस बाउल में रख दें -100 पर भी, तो -100 डिग्री पर भी वो पैदा होने वाले हाइड्रोजन को आग लगा सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे नीड हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस हाइड्राइड। इनको हाइड्रोजन के साथ मिला के हाई टेम्परेचर में हीट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स एट हाई टेम्परेचर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है, इट मींस हाइड्रोजन पर -1 चार्ज होगा और सोडियम पर +1 चार्ज होगा। लेकिन आखिरी दो एलिमेंट रुबिडियम और सीजियम इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि दे डू नॉट नीड एनी हीटिंग। वो जैसे ही हाइड्रोजन से टच करते हैं विग्रस रिएक्शन के जरिए, वेरी फास्ट रिएक्शन के जरिए, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के जरिए वो हाइड्राइड बना देते हैं और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड दे बिकम यूजफुल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एक अच्छा सोर्स बन जाते हैं। हम इनको भी यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये वेरी हाईली रिएक्टिव होते हैं लिहाजा ये आसानी से हमारे काबू नहीं आते। तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड ये यूजफुल सोर्स है हाइड्रोजन के। कैसे यूजफुल सोर्स हैं कि जैसे हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एरो आपको नजर आ रहा होगा, दिस एरो शोज
द रिलीज ऑफ गैस। तो जहां पर भी आपको ये एरो ऊपर को नजर आए, इसका मतलब है कि कोई गैस रिलीज हो रही है। सम टाइम ये एरो ऐसे नीचे को भी होता है, इट मींस कोई सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रही है। अगेन सुन लें, अगर एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इट मींस कोई गैस रिलीज हो रही है, और अगर एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कोई वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, और उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिखा जाता है। These are the powerful reducing agent। चूंकि ये एलिमेंट्स बहुत आसानी के साथ किसी दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, सो these are powerful reducing agent। आप जानते हैं कि किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड कर देना या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना उसकी रिडक्शन करवा देता है, तो ये चूंकि बहुत आसानी से किसी को हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, सो these are powerful reducing agents। इसके अलावा अल्कली मेटल्स में लिथियम वाहिद एलिमेंट है जो कि नाइट्राइड बनाती है और कार्बाइड बनाती है, बाकी नहीं बनाते। नाइट्राइड का फार्मूला हो सकता है Li3n और कार्बाइड का फार्मूला हो सकता है Li4c। इसके अलावा ये हैलाइड बनाते हैं, हैलोजन से रिएक्शन करते हैं, आपको पता है इनके बारे में। ये सल्फाइड बनाते हैं, सल्फर से रिएक्शन करते हैं, वो भी आपको इनके बारे में पता है। फॉर एग्जांपल Na2S, सोडियम सल्फाइड वगैरह। तो दीज वर द जनरल chemical reactions and general behavior and general properties of the alkali metals। इससे पहले हमने बेरिलियम का peculiar behavior स्टडी किया। आपने देखा कि बहुत ही आसान टॉपिक था, मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह से कोशिश की है कि इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया जाए। आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपके लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।